स्वागत है आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन चले आ रहे हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक कभी कभी आ जा रहे हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड के रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है। सब्जेक्टिव नॉलेज होगा उसके साथ साथ आप कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर से रिपोर्ट पूछ लिया कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना हुआ, तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो आप बता लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का सब सेक्टर पूछेगा किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ तो आप फंस जाएंगे। ठीक, तो इसलिए एग्जाम, जितने भी एग्जाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ एंड टीजीटी पीजीटी, तो सभी एग्जाम को कवर करते हुए हम इसको कम्प्रहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, एक कम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, उसे बेहतर हमको समझ में आएगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो हमने सोचा है कि करंट अफेयर की जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर होंगे उसको हम 10 मिनट 15 मिनट मतलब जितना लंबा वीडियो होगा और जितना एक दिन में करंट अफेयर रहेगा उसको हम डिस्कस कर दिया करेंगे डेली टू डेली। ठीक है, तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो नीति आयोग ने क्या किया है। जो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश हुआ। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें बताई गई कि जो हमने की हाईलाइटिंग में लिखा है क्या चीज़ें हैं कि हमारा जो हायर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर जीबीए, मतलब एक जीबीए के अकॉर्डिंग देखें तो हायर ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ग्रोथ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है, जबकि स्टेगनेंट रहा हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो हमारा स्थिर रहा। हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड एक्वा, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहा है किसमें, एग्रीकल्चर में, वो एनिमल एंड एक्वा कर रहा है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हायर ग्रोथ इन फिश एंड पोल्ट्री, और फिश जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इस हायर ग्रोथ में वो फिश एंड पोल्ट्री है, मतलब मछली और मुर्गी पालन। ठीक है, अब ऐसे हम आगे देखेंगे एक दशक के हिसाब से, जब हम दशक के हिसाब से देखेंगे तो 1984 से 1994 को जब लेते हैं तो 2.9% जीबीए कांस्टेंट प्राइस, मतलब कांस्टेंट प्राइस पर जीबीए निकालते हैं तो 2.9% ग्रोथ था। अब कुछ लोग कहेंगे जीबीए तो 2015 में आया, लेकिन डाटा तो पहले का था ना, तो जीबीए से निकाला ही जा सकता है। देखिए यहाँ इमेज लगी है, तो यहाँ इमेज लगा कि मतलब ये याद करने में आसानी आसानी होगी कि उस समय सरकार किसकी थी और ग्रोथ कितना था एग्रीकल्चर में। और 1994 से 2004 तक देखेंगे तो जीबीए कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं तो 2.9% ग्रोथ हुआ। और वहीं 2004 से 2013 तेरह और 14 तक निकालते हैं तो 3.9% जीबीए कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब आते हैं मोदी जी की सरकार, 2014 से 2024 तक देखते हैं 3.7% जीबीए कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर का। ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारा ऐसे कुछ रहा, पहले ऐसे कुछ स्थिर रहा फिर ऐसे बढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसको, अब इसके पैरामीटर देखेंगे कैसे कैसे प्रोडक्शन हुआ, किस में ज़्यादा हुआ किस में कम हुआ। ठीक, तो सीरियल प्रोडक्शन को देखेंगे। सीरियल प्रोडक्शन मतलब अनाज का प्रोडक्शन, अनाज के प्रोडक्शन में देखेंगे तो 185 मीट्रिक टन था और ये बढ़ के कितना हो गया, 303 मीट्रिक टन हो गया। ठीक, वहीं हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करेंगे तो 153 मीट्रिक टन था और 156 मीट्रिक टन हो गया। मतलब कि ये हमारा लगभग दुगने के बराबर बढ़ गया और हमारा कंजप्शन, जो हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन है, ये हमारा स्थिर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंट देखेंगे तो कितना आ रहा, 32 आ रहा, इसका 147 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन हमारा कंजप्शन स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम बल्क में डंप कर लिए हैं, अदरवाइज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ना तो कुछ कर ही रहे हैं, तो या तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा होगा या तो हम बल्क में डंप किए हुए हैं, बेकार हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलर सिमिलर डाउट आता है किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में। 2.5 टाइम जंप हुआ किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में। और एनएसएस का डाटा लेते हैं तो नो, मतलब विथ नो कंट्रीब्यूटेड इंक्रीज इन कंजप्शन एज पर एनएसएस हाउट ओल्ड सर्वे। एनएसएसओ ने क्या किया, हाउस होल्ड सर्वे किया और जिसमें उन्होंने पाया कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब सॉरी, मतलब कांस्टेंट रहा, स्टेगनेंट रहा, जैसे इसमें किसमें, सीरियल प्रोडक्शन में रहा। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ गया लेकिन हमारा जो कंजम्पशन रहा वो हमारा इंक्रीज नहीं किया। जैसे 100, जैसे यहाँ कितना था, सॉरी यहाँ 92 था मीट्रिक टन और ये 230 मीट्रिक टन हो गया कि क्या मिल्क प्रोडक्शन 92 मीट्रिक टन था और 230 मीट्रिक टन हो गया, लेकिन हमारा जो कंजप्शन था वो हमारा वही रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हम, सॉरी यहाँ कुछ
सॉरी रहने दो उसको। द ग्रोथ इज लार्जली ड्रिवन बाई द ग्रोथ इज लार्जली ड्रिवन बाई लाइव स्टॉक्स एंड फिशनरी। जो ग्रोथ है हमारा, वो जो निकल रहा है, जो ड्रिवन किया गया है, वो किससे निकल रहा है? लाइव स्टॉक एंड फिशनरी, पशुपालन और मछली पालन से। हमारा जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में किससे निकला? पशुपालन और मछली पालन से। व्हील क्रॉप प्रोडक्शन है लगे, और क्रॉप प्रोडक्शन जो हुआ वो हमारा क्या लगे? कमी पाई गई है। क्या पाई गई है? कमी पाई गई है। जबकि जबकि जो ग्रोथ पाया गया वो लाइव स्टॉक और फिशनरी से पाया गया। ठीक है। These drivers highlighted the impact of market-driven demand and technology environment agriculture farm। कह रहा है कि ये जो मार्केट डिमांड जनरेट हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट आया है वो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट एग्रीकल्चर की वजह से आया है। ठीक है। अब इसके सब सेक्टर की बात करेंगे। देखिए, अभी हमने चर्चा कर रहे थे किसमें, कि जो लाइव स्टॉक और फिशनरी है उसमें ग्रोथ पाया गया है। उसी उसी ग्रोथ की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ हुआ वो इंक्रीज किया। तो लाइव स्टॉक और फिशनरी का ये सब ग्रोथ क्यों हुआ? इसका ग्रोथ हुआ कि पहले हम क्या थे कि हमारी जो पावर्टी नापी जा रही थी, किससे नापी जाती थी? कैलोरी इंटेक्स से। लेकिन क्या हुआ, अभी माइक्रो प्रोटीन की आवश्यकता हो रही है। अब लोगों की जैसे जैसे लोग डेवलपमेंट हुआ, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो लोग माइक्रो प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और माइक्रो प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? हमको लाइव स्टॉक और ये क्या नाम है, फिशनरी, ये सबसे मिलेगी। तो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मार्केट डिमांड इसमें है। तो मार्केट डिमांड जब इस तरफ जा रही है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। तो लोग मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट से हटके इसमें आ रहे हैं। देखिए, यहाँ एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया गया है, जिसमें फिशनरी एंड एक्वा कल्चर का देखेंगे तो इसमें क्या है? 9.8 है। जबकि लाइव स्टॉक का देखेंगे पशुपालन कितना है? 5.76 है। ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन 5.78 है। वहीं क्रॉप का देखेंगे तो कितना है? 2.34%। मतलब इन सबको हटा के, क्योंकि इन सबको जब हम हटा के देखेंगे, ये सब सेक्टर है एग्रीकल्चर के, सब सेक्टर एग्रीकल्चर का ग्रोथ देखा जाएगा। तो इन सबको जोड़ के देखा जाता है यहाँ तक, शुगर कैन तक, ये सबको जोड़ के देखा जाएगा। ठीक है। और जब हम सब सेक्टर की बात करेंगे तो ये सब अलग अलग हो गए। अब केवल क्रॉप का ही प्रोडक्शन देखेंगे तो कितना? 2.3% हो रहा है, 2.34% हो रहा है। जबकि उसमें हार्टिकल्चर, बागवानी, जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स है वो कितना है? 3.94%। हार्टिकल्चर सबसे ज़्यादा है। जबकि नॉन हार्टिकल्चर को देखेंगे, नॉन हर्टी हर्ट नॉन हर नॉन सॉरी नॉन हार्टिकल्चर जो हुआ वो हमारा कौन सा हुआ? ये सब हुआ, सीरियल हुआ, पल्स हुआ, ऑयल्स हुआ, शुगर कैन हुआ, ये हमारा नॉन हल्टीकल्चर क्रॉप्स हुआ। और जो हल्टीकल्चर क्रॉप्स हुआ वो हमारा बागवानी, वो सब हुआ। ठीक, उसमें 3.9% का ग्रोथ हो रहा है। जबकि नॉन हॉर्टिकल्चर का जो ग्रोथ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1.64% का हो रहा है। ठीक, नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फूड ग्रेन। अब इसमें हम देखेंगे दी हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। जब हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो उसकी इसमें आ जाएंगे कम्स फ्रॉम पोल्ट्री मीट। मतलब मुर्गी पालन में जो हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट पाया गया, मतलब मुर्गी के मीट का डिमांड खूब बढ़ा, इसलिए उसमें 9 किसमें पाया गया? 9.2%। ठीक है। फिशिंग उसके बाद फिशिंग एंड एक्वाकल्चर 9.1। ठीक, कितना है? 9.1। 9.2 किसका है? पोल्ट्री मीट का। जबकि फिशिंग एंड एक्वा कल्चर का कितना है? 9.1 है। और एक्स का 6.6, मिल्क का 5.8। तो ये सब क्या है? माइक्रो प्रोटीन के लिए इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इन सब का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा। ठीक है। जबकि देखें, यहाँ देखेंगे तो हार्टिकल्चर का जो आउटपुट हुआ, जो उसका ग्रोथ हुआ, वो इम्प्रेसिव है, आकर्षक जनक है। कितना? 3.9% के आसपास हुआ। ठीक है। ये 3.9% के आसपास हुआ। एक आकर्षक है, एक अच्छा है, मतलब ये इम्प्रेसिव करने वाला, मतलब इसका ग्रोथ हुआ हार्टिकल्चर का। तो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं किसके? फिशनिंग की तरफ जा रहे हैं, लाइव स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, पोल्ट्री मीट और इसके हार्टिकल्चर की तरफ। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको छोड़ रहे हैं प्रोडक्शन करने का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसका डिमांड भी मार्केट में कम है, इसलिए वजह से उसको छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जब इसमें आएंगे नॉन हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जूट जो है
वो माइनस में हो रहा है, इसका इसका ग्रोथ क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। मतलब इसका प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट कम, बट इतना हो रहा है कि जितना पहले हुआ उससे कम हो रहा है। प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, जिससे इसकी ग्रोथ माइनस हो गई। जिससे मान लीजिए ग्रोथ कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 10 है और 10 से 15 हुआ, तो यहाँ 5% का गैप आया ना, तो इसको हम निकालेंगे तो कितना ग्रोथ होगा, 10 पे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 50% का ग्रोथ हुआ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 50% ग्रोथ हुआ, लेकिन ऐसे क्या हुआ, 10 था और 10 से 9 हो गया। तो यहाँ यहाँ भी प्रोडक्शन, यहाँ 10 का प्रोडक्शन हो रहा है, 9 का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ क्या हुआ, कम हो गया, माइनस में चली गई। ठीक है, इसकी ग्रोथ निकालेंगे तो माइनस में आएगी। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो जूट का प्रोडक्शन क्या हुआ, -2 हो गया, माइनस हो गया। ऐसे हम टबैको का प्रोडक्शन देखेंगे तो वो भी माइनस हुआ, माइनस में हो गया। तो दो चीज़ का प्रोडक्शन माइनस में हुआ, किसका, जूट का, किसका, जूट का और टबैको का जो हमारा प्रोडक्शन है वो माइनस में गया है, उसका जो ग्रोथ रेट वो माइनस में चला गया। प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ रेट माइनस में है। ठीक, और नॉन हर्टिकल्चर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो शुगर कैन का है, जो शुगर कैन का नहीं, पल्स का है, पल्स का है उसके बाद शुगर कैन का, पल्स का है उसके बाद शुगर कैन का है। तो नॉन हर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है, पल्स का है, फिर शुगर कैन का। हर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है, हर्टिकल्चर में सब, अच्छा हाँ, और हर्टिकल्चर ग्रोथ कितना है, तो 3.94 है। जबकि इस सब में देखेंगे फिशरिंग, एक्वा और लाइव स्टॉक, तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है, तो वो हमारा आ जाएगा पोल्ट्री मीट आ जाएगा। ठीक है, अब सब सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे। जब सब सेक्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें हमको 13 स्टेट ऐसे पाए गए हैं जिसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट हुई है वो 4% से ज़्यादा हुई है। 13 स्टेट ऐसे हैं जो एनुअल ग्रोथ रेट हुई है वो 4% से ज़्यादा हुई है। और जिसमें से कौन कौन से स्टेट हैं, देखिए यहाँ पर, जिसमें से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना का जो ग्रोथ है 5% ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें है, 5% से ज़्यादा जो ग्रोथ है वो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है, जब सब सेक्टर क्रॉप्स को देखेंगे। ठीक है, और वहीं पर हम पंजाब हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर क्या है, 3 नोटेबल absent हियर। तो यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो absent है, मतलब इनकी ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि पंजाब हरियाणा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो वो अपनी ग्रोथ देख चुके हैं, वो अपनी ग्रोथ, उनकी पीढ़ी ग्रोथ देख चुकी है, वो ग्रोथ कर चुके हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन इन तीनों में जो हमारा ग्रोथ था, सीरियल प्रोडक्शन ये सबका, ये स्थिर हो गया, स्टेगनेंट हो गया। जब स्टेगनेंट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जिससे सीरियल प्रोडक्शन, तो उसकी डिमांड अब उतना है ही नहीं। अब बाहर एक्सपोर्ट भले हो जा रहा है, तो अब इनको अपने उस ट्रेडिशनल कल्चर से हटकर कुछ मॉडर्न मॉडर्न क्रॉप्स पे आना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जो ग्रोथ है ये स्थिर ही रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट जो हैं ये अपना प्रोडक्शन देख चुके हैं, प्रोडक्शन स्टेगनेंट इसमें हो गया है, किसका, ट्रेडिशनल क्रॉप्स का, इसलिए ये इसमें है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हो रहा है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हो रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, वो है हमारा 5% से ज़्यादा है। ठीक है, देखिए हायर डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उनमें हायर हायर डिपेंडेंसी भी पाई जाती है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्या है, गेहूँ धान यही सब है, तो उसमें हायर डिपेंडेंसी पाई जाती है। ओनली 53% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन्वॉल्व इन लाइव स्टॉक्स, 53% 53% ऑफ एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है इन्वॉल्व है किसमें, लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन में। एंड जस्ट 6.5% कल्टीवेट इन हॉर्टिकल्चर, और जो हॉर्टिकल्चर जो बागवानी करते हैं वो कितना करते हैं, 6.5%। और 44.2% डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप फार्मिंग, अभी भी 44.2% लोग डिपेंडेंट है किस पर, ट्रेडिशनल क्रॉप फार्मिंग में। सोचो, इसको कम करना होगा। जो ट्रेडिशनल क्रॉप फार्मिंग है वो अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी है मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग। लो yield एंड इम्पैक्ट, लो yield is a seed the pulse the remain the low and leading a significant import मीट डिमांड। कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारा ये ऑयल सीड पल्स है ये रिमेन अभी भी ये लो है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको लीड करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको ऑयल सीड के ऊपर फोकस करना है क्योंकि उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं।
इंडिया काटन प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज। हाँ, काटन प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है। सीड्स अडॉप्शन बाय द हाइब्रिड, जबकि हाइब्रिड चीज़ें उसमें हमने डेवलप किया फिर भी वो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। आप क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सर्वे मतलब 2022-23 का सर्वे है, उसको देखेंगे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये देखना है। तो कह रहा है इट इज कंडक्टेड द नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस, एनएसओ को बदल के क्या कर दिया गया, एन एस ओ कर दिया गया। एन एस ओ जो पहले था एन एस एस ओ था, इसको बदल के कर दिया गया है एन एस ओ। एन एस ओ का मतलब क्या हुआ, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस हुआ, ठीक है। नेशनल स्टेटिकल ऑफिस, यही चीज़ दिया रहा है। इट इज कंडक्टेड बाई नेशनल स्टेटिकल ऑफिस वंस इन एवरी 10 ईयर। पहली बात ये गलत हुआ, 10 ईयर नहीं होता, ये होता 5 ईयर, ठीक है। ये 5 ईयर में करता है, 5 साल में करता है, ठीक। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो सर्वे होता है ये 5 साल में होता है, ना कि 10 साल में होता है। तो पहला हमारा रॉन्ग रॉन्ग हो गया, इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो पहला क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ये हमारा सही है। रिसेंट सर्वे हैज हाईलाइटिंग 2.5 टाइम जंप इन कंट्री एस्टिमेटेड मिल्क प्रोडक्शन। कितना, 2.5 टाइम जंप हुआ किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में 2004 से लेकर 2023-24 तक, ठीक है। ये चीज़ें सही है। बट यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूरा, प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है। और ये हमारा क्या हुआ, ये मिल्क प्रोडक्शन क्या हुआ हमारा 2.5 टाइम जंप किया है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन ये हमारा प्रोडक्शन पर जंप किया है, ना कि कंजप्शन पर, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। 3 हैज बीन मोर देन 30% इंक्रीज कंजप्शन सीरियल बिटवीन सेम टाइम पीरियड। कह रहा है सेम टाइम पीरियड में हम देखें तो 30% इंक्रीज हुआ, ये चीज़ गलत है। इन 30% इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें हम देखेंगे तो सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक। तो ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका आंसर सी सही है, ठीक है। कह रहा है इसी, देखिए क्या था, हाँ, ये 22-23 की बात कर रहा है जो सर्वे किया गया है, तो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, हाँ। अब एक छोटा सा और करंट है जिससे यहाँ नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक। तो ये जो नोबेल प्राइज 2024 में दिया गया है, ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। तो जो मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है, वो पहले जो आरएनए होता है ना, उसी उसी का माइक्रो आरएनए इन्होंने खोजा, कि जो आरएनए है वो माइक्रो आरएनए क्या होता है। जो आरएनए होता है वो डिसाइड करता है मतलब जीन्स, और माइक्रो आरएनए कोशिकाएं डिसाइड करता है कैसे कोई चीज़ निर्माण होगी। जैसे मान लीजिए नाव, ये कोई नाव चलाता है, वो ट्रेडिशनल नाव है, तो उसमें उसमें 3-4 लोग लगे होते हैं, तो सबका एक अपना काम होता है। तो माइक्रो आरएनए का वही काम होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर जाएंगी, क्या चीज़ें निर्माण होगा। जैसे कोई बेबी, या वो बेबी का बर्थ होना है, तो बेबी का क्या चीज़ें कैसे बनेंगी, वो माइक्रो आरएनए डिसाइड करता है। इसीलिए इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन दोनों को क्या दिया, नोबेल प्राइज दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस विक्टर एम्ब्रस एंड गौरी रोकिन, गौरी गौरी रोकुन। तो गौरी रोकिन और विक्टर एम्ब्रस, इसको याद करिए, विक्टर एम्ब्रस, गौरव रोकिन, इन दोनों को इसमें नोबेल मेडिकल के क्षेत्र में और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक। विक्टर एम्ब्रस और गौरव रोकिन, ये एमआईटी से हैं, मेडिकल, अच्छा सॉरी, अभी इन्हें दिया नहीं गया है, ये अभी घोषणा की गई, इनको दिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम गलत कर दिए। विक्टर एम्ब्रस और गौरी रॉकिन को ये जो नोबेल प्राइज है ये दिया जाएगा, ठीक है। किसको, किसकी खोज के लिए, माइक्रो आरएनए। जो आरएनए था उसे माइक्रो आरएनए ने खोजा है, कि कैसे कोई चीज़ें, जैसे बेबी निर्माण हो रहा है तो बेबी के निर्माण में पैर कैसे निर्माण होगा, उसका मस्तिष्क कैसे निर्माण होगा, ये माइक्रो आरएनए डिसाइड करता है। तो उस चीज़ के लिए दिया जाएगा, ठीक है, विक्टर एम्ब्रस और गौरव रॉकिन को। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड पोस्ट डॉक्टरल, ठीक है।
और यहाँ की एक यहाँ से है, ये दोनों यूएसए से हैं। एम आई टी यूएसए है, स्कॉलर पीएचडी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ऑफ मेडिकल साइंस, एमआईटी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल, ठीक है। नेचुरल साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इतना करंट अफेयर हो गया, और इसमें ये जो डाटा है ये आपको याद करने की जरूरत है, ये भूलना नहीं चाहिए, ये डाटा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक।